नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। रिया चक्रवर्ती का सवालों से नॉनस्टॉप सामना चल रहा है। कल 6 घंटे की पूछताछ हुई और आज 8 घंटे की। इन 14 घंटों में रिया ने क्या बताया और कल क्या होने वाला, क्या कल रिया की गिरफ्तारी होगी, ये सब हम आपको आज बताएंगे। ये भी देखेंगे कि सीबीआई, ईडी और एनसीबी की जांच कहां तक पहुंची है। आज तक ने इस जांच को ट्रैक किया है। इस बीच रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका पर वार किया है। रिया ने फर्जी प्रिस्क्रिप्शन के मामले में शिकायत दर्ज कराई है। आज बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सुशांत को किसी जहर ने मारा। सुशांत की मौत आत्महत्या है या हत्या। सुशांत की रहस्यमय मौत में जहर वाले एंगल पर एम्स के डॉक्टर्स क्या सोच रहे हैं, इन सवालों के जवाब आज आपको हमारी रिपोर्ट में मिलेंगे। इसके अलावा अभिनेत्री कंगना रनौत को मिली सुरक्षित वापसी की गारंटी का आज विश्लेषण करेंगे। कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। कंगना के सुरक्षा कवच पर सियासत कितनी कठोर है, ये जरूर देखिएगा। ये आज की ट्रेंडिंग खबर है। और राष्ट्रवाद की भावना से भरी हुई एक बड़ी खबर यह है कि भारत माता के तिब्बती बेटों से चीन डर गया है। आज हम चीन के पैर उखाड़ने वाले तिब्बती योद्धा को श्रद्धांजलि देंगे। आपको उस कमांडो के बारे में बताएंगे जिसने पेंगोंग इलाके में चीन के छक्के छुड़ा दिए। इस योद्धा की अंतिम विदाई की तस्वीरें आपको भावुक करेंगी और जोश से भर देंगी। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, पिछले 2 घंटे से रिया चक्रवर्ती बांद्रा थाने में मौजूद है। बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती बांद्रा थाने पहुंची एनसीबी से पूछताछ के फौरन बाद, क्योंकि आज ही रिया की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत की बहन के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। और इसी मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए रिया चक्रवर्ती पिछले 2 घंटे से बांद्रा थाने में मौजूद है। वहां पर क्या चल रहा है, वहां हमारी सहयोगी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी लाइव इस वक्त मौजूद है। वो आपको वहां से ताजा अपडेट देंगी। फर्जी मेडिकल पर्ची को लेकर यह शिकायत रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत की बहन के खिलाफ आज कराई गई है, जिस पर सुशांत सिंह के परिवार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन चित्रा, पिछले सवा दो घंटे से रिया चक्रवर्ती वहां थाने में मौजूद है। क्या जानकारी आ रही है, क्या चल रहा है वहां? देखिए, अंदर थाने के अंदर तो जाने नहीं दिया गया है हमें, लेकिन बाहर महाराष्ट्र पुलिस से मेरी बातचीत हुई है। कहा यह जा रहा है कि विकास सिंह की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, ये मामला जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है तो मुंबई पुलिस का रोल इसमें सिर्फ इतना है कि पूरे मामले को ध्यान भटकाने के लिए रिया चक्रवर्ती यहाँ पर इस थाने में आई है, वो भी इतने महीने के बाद, जब तकरीबन 7 से 8 दिन के बाद पूरे मामले को तीन महीने पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दरअसल जो मामला रिया चक्रवर्ती लेकर पहुंची हुई है, वो मामला थोड़ा इतर हो जाता है। सुशांत सिंह की रहस्यमय मौत के मामले की जांच कर रही है सीबीआई, लेकिन ये मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। जिस शिकायत के साथ वो यहाँ पर पहुंची है, तो यकीनन मुंबई पुलिस भी सवालों के घेरे में है। जिस तरह से शुरू से तो वो भी फूंक कर इस पूरे मामले पे अपने कदम आगे बढ़ा रही है। वहां पर विकास सिंह के वकीलों से भी लगातार कंसल्ट किया जा रहा है, क्या एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसके बाद किस तरह से पूरी की पूरी टीम आगे बढ़ेगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब फ्रंट फुट पर रिया चक्रवर्ती आकर पूरे मामले को आगे बढ़ाना चाहती है। जिस तरह से परिवार वालों की ओर से रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के आरोप लगाया गया, सुशांत की पूरी फैमिली ने जिस तरह के आरोप लगाए, खासतौर से बहनों के जरिए, तो अब रिया चक्रवर्ती चाहती हैं कि उसी अंदाज में वो उनको जवाब दे। चलिए वापस आते हैं चित्रा आपके पास, इस पर और जानकारी लेंगे। आप वहां बनी रहिए, नजर वहां पर बनाए रखिए। अभी भी थाने में मौजूद हैं रिया चक्रवर्ती और पिछले 2 घंटे से वहां मौजूद हैं। उसके पहले आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने रिया की पेशी का पार्ट 2 था। सुबह 9:30 बजे वो मुंबई में एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी, जहां शाम 6 बजे तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई, लेकिन गिरफ्तारी आज भी टल गई। खुद के ड्रग्स कनेक्शन से मीडिया के सामने ना करने वाली रिया चक्रवर्ती से एनसीबी के सवालों की लिस्ट खत्म नहीं हो रही। एनसीबी ने लगातार 2 दिनों में 14 घंटे से अधिक पूछताछ की है और मंगलवार का भी समन दे दिया है। रिया चक्रवर्ती अब यहाँ से निकल रही है। हुडी पिंक कलर की, पिंक और ग्रे कलर की हुडी पहनी हुई है। रिया चक्रवर्ती तेजी से आती है और सीधे अपनी गाड़ी में बैठ जाती हैं। ये मुंबई पुलिस की सबसे आगे गाड़ी चल रही है जो उनको एस्कॉर्ट करेगी और उसके ठीक पीछे हमारे कैमरा पर्सन पवत आपको तस्वीरें दिखाएंगे। उसके ठीक पीछे वाली गाड़ी, ये गाड़ी रिया चक्रवर्ती की है। जीप, ये ग्रे कलर की जीप जो आप देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती की पीछे बैठी हुई है। आपको बता दें, चारों तरफ से इसको शेड करके रखा गया है। ये देखिए, ये ग्रे कलर की वो गाड़ी है, जीप, जिसके जरिए रिया चक्रवर्ती अब निकल कर जा रही है। रिया की गाड़ी को दिखाएंगे, पर जिस तरह से एक सेफ डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंस बनाते हुए हम ये कवरेज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि रिया की गाड़ी का काफिला
लगातार दूसरे दिन भी रिया एनसीबी के दफ्तर से निकली नहीं लगा एनसीबी के कुछ हाथ। सबसे बड़ी बात ये है कि क्या रिया के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है या फूक फूक के कदम रख रही है एनसीबी एक रणनीति के तहत तीसरे दिन करेगी गिरफ्तार। लगातार सीधा और सटीक कवरेज आज तक पर। सूत्रों के मुताबिक रिया से पूछताछ आज खुद इस मामले में बनी एनसीबी की एसआईटी के प्रमुख केपीएस मल्होत्रा ने की। रिया से सवालों की बौछार उसके भाई शौविक, सुशांत के स्टाफ रहे सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के सामने की। शौविक, सैमुअल, दीपेश तीनों एनसीबी की रिमांड पर हैं और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ये कबूला है कि रिया के कहने पर ड्रग्स की खरीदारी हुई थी। दूसरे दिन की पूछताछ के दौरान एक बार फिर से एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से कड़ाई से पूछताछ की, लेकिन सूत्रों की माने तो रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने कभी खुद ड्रग्स नहीं लिया हुआ है। जो ड्रग्स की बातें चल रही हैं वो तो दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के लिए मंगाई थी उन्होंने। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस मामले में अगर रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स मंगाए थे तो उन्हें इस बात का भी इल्म था कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक हालत ठीक नहीं है और ऐसे में जो ड्रग्स है वो उनके लिए जहर का काम कर रहे थे। सूत्रों की माने तो दूसरे दिन की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा सकता है। से संपर्क में रहे लोगों पर एनसीबी की जांच के बीच एक और ड्रग्स पेडलर अनुज केसवानी को गिरफ्तार किया गया। अनुज केसवानी का संपर्क कैजान इब्राहिम से था। कैजान इब्राहिम का संपर्क उस ड्रग पेडलर जैद विलात्रा से था जिससे सैमुअल मिरांडा ने ड्रग्स खरीदी थी। 2-3 बार ड्रग्स की खरीदारी में कैजान का सीधा संपर्क भी सुशांत। अनुज केसवानी से एनसीबी ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खेप बरामद की है और ड्रग्स सप्लाई के इस चेन की बड़ी मछली तक पहुंचने की तैयारी। अनुज केसवानी जो सीजर हुआ, मैंने आपको कल एकदम डिटेल में बताया था। हशीश मिला है, marijuana मिला है और एक ड्रग और मिला है, मैं इस समय भूल, LSD मिला है। तो काफ़ी सीरियस चार्जेस है। LSD काफ़ी क्वांटिटी, LSD का मैं आपको बता दूं कि 0.1 ग्राम कमर्शियल क्वांटिटी होता है, उनसे जहाँ तक मुझे याद है 0.65 या 64 ग्राम्स मिला, विच इज़ ए कमर्शियल क्वांटिटी। सो ऑब्वियसली वी विल सीक हिज रिमांड एंड फाइंड आउट हु द सप्लायर्स। ड्रग्स के नेटवर्क की ये खोजबीन रिया चक्रवर्ती की बुरी खबर हो सकती है क्योंकि इससे तस्वीर साफ हो। सुशांत की मौत मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब तक रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरफ्तारी की तलवार रिया चक्रवर्ती पर लटक रही है। पिछले 2 दिन से लगातार रिया चक्रवर्ती से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने ये तो स्वीकार किया है कि वो शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत से ड्रग्स मंगवाती रही है, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया कि वो खुद ड्रग्स लेती है। अब तीसरे दिन की पूछताछ में ये साफ होगा कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होती है या नहीं। रिया के ड्रग्स नेटवर्क के मामले में एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 20, 22, 27 और 29 के तहत जो एफआईआर दर्ज की है उसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा, सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और गोवा के कारोबारी गौरव आर्या का नाम है। रिया अब तक गिरफ्तारी से जरूर बची है, लेकिन एनसीबी की जांच के दायरे में है रिया के सभी टूर, वो पार्टियां जिसे रिया ने दी थी, वो रेस्तरां और होटल जहां वो गई थी, इन सब पर एनसीबी की निगाह है। हालांकि रिया से पूछताछ के बाद एनसीबी ने मीडिया के सामने जांच की दिशा तो नहीं बताई, लेकिन ये जरूर कहा कि रिया जांच में सहयोग कर। 2 दिन बातचीत हुई है उनसे, सवाल जवाब हुए, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कॉपरेट नहीं कर रही, वो कल भी आएगी तो कॉपरेशन तो उनका मिल ही रहता है। अभी तो हम रविवार को रिया की एनसीबी दफ्तर में पेशी के वक्त मची अफरा तफरी के बाद सोमवार को बैरिकेडिंग की गई थी और मीडिया से रिया को दूर रखा गया। दिल्ली से तंसीम हैदर और मुंबई से मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी और अरविंद ओझा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत 85 दिन पहले हुई थी। इस मौत की मिस्ट्री को हल करने के लिए 3 एजेंसियां जांच कर रही हैं। इन 3 एजेंसियों की जांच का अब तक का सार क्या है, पहले संक्षेप में देखिए, फिर विस्तार से भी समझाएंगे। ईडी ने 31 जुलाई 2020 को पूछताछ शुरू की थी। 38 दिन से ईडी सुशांत की आर्थिक गतिविधियों और उसकी मौत के कनेक्शन की जांच कर रहा है। अब तक 15 करोड़ की मिस्ट्री का लॉक नहीं खुला। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सीबीआई सुशांत केस की जांच में जुटी। सीबीआई ने 21 अगस्त 2020 से जांच शुरू की।
17 दिन से सीबीआई सुशांत की रहस्यमय मौत की जांच कर रही है। 15 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जांच जारी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने 26 अगस्त 2020 से जांच शुरू की थी और एनसीबी 12 दिन से ड्रग्स के एंगल की जांच कर रही है। अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और रिया से लगातार पूछताछ चल रही है। इसमें एनसीबी की जांच के नतीजे बहुत तेजी से आए। सुशांत की खुदकुशी की थ्योरी पर सवाल उठे तो मुंबई पुलिस ने इस मामले को टेकअप किया। 56 लोगों से पूछताछ हुई लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद ईडी ने सुशांत के आर्थिक लेनदेन की जांच शुरू की। ईडी ने समझना चाहा कि सुशांत के पैसों और उनकी रहस्यमय मौत में कोई संबंध है या नहीं। इस जांच में ईडी ने कुछ ट्रांजैक्शंस को पकड़ा जिनमें एक खास रकम संदिग्ध लोगों को ट्रांसफर की गई थी। इसके साथ ही रिया की चैट से ड्रग्स की खरीद फरोख्त का भांडा भी फूटा और इस तरह जांच में एनसीबी की एंट्री। आज तक के रिपोर्टर्स अलग अलग जांच एजेंसियों की इस जांच को ट्रैक कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने इस केस से जुड़ी तमाम जानकारियां इकट्ठा की हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन तीनों एजेंसियों की जांच में रिया पर शिकंजा कस रहा है या नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत खुदकुशी या कत्ल से कहीं आगे प्यार, नफरत, धोखे और दगाबाजी की हैरान कर देने वाली दास्तां। सुशांत की मौत एक मिस्ट्री है। देश की 3 बड़ी एजेंसियां सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस मिस्ट्री को अनलॉक कर, लेकिन ये तीनों जांच एजेंसियां 3 एंगल से जांच कर रही हैं। सबसे पहले देखिए कि सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है। सुशांत की मौत का सच जानने के लिए सीबीआई को अब जांच करते हुए पूरे 17 दिन बीत गए। अपनी तफ्तीश के दौरान सीबीआई ने दस्तावेज जुटाए। 14 जून को सुशांत के साथ क्या क्या हुआ ये जानने की कोशिश की। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। रिया, शौविक, सिद्धार्थ पिठानी समेत 15 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए। वारदात के दिन की पूरी कहानी चश्मदीदों की जुबानी सुनी गई। सारे बयानों का मिलान। फॉरेंसिक टीम ने सुशांत के घर को खंगाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा की जांच फिर से एम्स में कराई गई। सुशांत के फैंस, परिवार वालों और यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती भी यही कहती हैं कि सीबीआई की जांच पर उन्हें भरोसा है और सच सामने आएगा। एक और इंक्वायरी खोलने का मौका मिल जाएगा सीबीआई के पास कि किसका दबाव था, किसने कहा था कि इस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एक जल्दीबाजी में किया जाए, और किसने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो उतना डिटेल ना हो। अगर उन्होंने सुसाइड कमिट किया या ये कुछ और था, मैं खुद जानना चाहती हूँ। इसीलिए सर मैंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी थी ये पटना के एफआईआर से पहले। जांच के दौरान सीबीआई ने इस मामले में सबसे पहले उन 4 लोगों के बयान दर्ज किए जो कि 13 और 14 तारीख को सुशांत के उस फ्लैट और घर में मौजूद थे। इसके अलावा सीबीआई ने इस मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और मां संध्या चक्रवर्ती का भी बयान दर्ज किया। इसके अलावा दर्जनों लोगों के सीबीआई ने बयान दर्ज किए हैं और अभी भी सीबीआई का कहना है कि वो जांच कर रहे हैं कि ये मामला हत्या का है या। अब देखते हैं कि सुशांत केस में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच कहां तक पहुंची। दरअसल सुशांत के परिवार ने और खास तौर पर सुशांत के पिता ने आरोप लगाया कि रिया सुशांत के पैसे उड़ा रही थी। ऐसी बातें भी सामने आई कि फर्जी कंपनियां बनाकर पैसों का घालमेल। इन आरोपों के बाद ईडी की जांच 31 जुलाई को शुरू हुई कि पैसे कहीं गलत तरीके से ट्रांसफर तो नहीं किए गए। ईडी ने रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, सुशांत के सीए श्रीधर समेत रिया के कथित दोस्त गौरव आर्या से पूछताछ। ये भी देखा गया कि क्या रिया या उनका परिवार सुशांत से पैसे ले रहा था या नहीं। सुशांत के परिवार ने रिया पर सुशांत से 15 से 17 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया। ईडी इसकी भी जांच कर रही है। हालांकि इस बीच सुशांत के सीए ने यह कहा कि सुशांत के अकाउंट में किसी भी एक समय में 15 से 17 करोड़ रुपए थे ही नहीं। अब तक 15 करोड़ रुपयों वाली इस मिस्ट्री में जांच का नतीजा नहीं निकला है। कहाँ है वो 17 करोड़ जो मेरे बैंक अकाउंट में दिखने चाहिए, क्योंकि मेरे अकाउंट में नहीं है। अब जो मुझे समझ आया है, क्योंकि सुशांत की बैंक स्टेटमेंट्स भी पब्लिक हो गई हैं, कि उसके अकाउंट में भी नहीं थे। एक अकाउंट का ही पता किया तो पता चला कि 17 करोड़ उसमें आया था, 15 करोड़ निकला था। सुशांत ने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी, कोई सोने का बिस्किट तो खा नहीं सकता। अब तक ईडी पुख्ता सबूत जुटाने में लगी है जिससे ये पता चल सके कि किसी भी अमाउंट का गबन हुआ है या नहीं हुआ है। 15 करोड़ के गबन का आरोप के सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, उन्होंने लगाया था रिया चक्रवर्ती और उनके परिवारजनों पर। अब तक ईडी ये सबूत जुटा नहीं पाई। ईडी की जांच में ही ड्रग कनेक्शन का मामला पहली बार सामने आया। ईडी ने रिया के फोन क्लोन किए, जिसके जरिए रिया की ड्रग चैट सामने आए और तीसरी जांच एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हुई।
26 अगस्त को एनसीबी ने जांच शुरू की। इस मामले में अब तक की सबसे तेज कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ही नजर आ रही है। अब तक रिया के भाई शोविक समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी। एनसीबी की जांच में बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा हुआ। ये साफ हुआ है कि रिया अपने भाई के जरिए ड्रग्स मंगवाती थी। एनसीबी की पड़ताल में कम से कम ये सामने आ रहा है कि सुशांत के घर से ड्रग्स का लेन देन हो रहा था और इसमें सुशांत के तमाम करीबी लोग शामिल थे। खुद रिया और शोविक के फोन इसकी गवाही दे रहे हैं। हालांकि रिया ने अपनी सफाई में ये कहा कि ड्रग सुशांत के लिए मंगवाए गए और वो खुद ड्रग्स नहीं लेती। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में पता चला है कि सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट में आए दिन पार्टी होती थी और उसमें ड्रग्स भी चलता था। यहाँ तक कि सुशांत के लोनावाला के फार्म हाउस में भी बॉलीवुड के कई लोग जा चुके थे और वहाँ जमकर पार्टी हुई, वहाँ पर भी ड्रग्स चला था। यहाँ तक कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने रिया चक्रवर्ती, शोविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने पार्टियों का जिक्र किया है। इनके मोबाइल फोन से कई बॉलीवुड की हस्तियों के नंबर। वेद सिंह और मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच का कांटा शोविक चक्रवर्ती को चुभ चुका है और आगे उनकी बहन रिया चक्रवर्ती को भी चुभ सकता है। रिया के भाई शोविक समेत एनसीबी ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। शोविक चक्रवर्ती की बात करें तो एनसीबी ने उसे एनडीपीएस की धारा 20B, 28, 29 और 27A के तहत पकड़ा है। नशे के सामान यानी मादक पदार्थों का इस्तेमाल, मादक पदार्थों को इकट्ठा करना, इसके साथ ही मादक पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ इन धाराओं के तहत आता है। अगर सजा की बात करें तो ड्रग्स को बेचने, खरीदने और ट्रांसपोर्ट करने पर 10 साल तक जेल की सजा, ड्रग्स की थोड़ी मात्रा रखने पर 6 महीने तक की जेल, ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़े जाने पर और आरोप साबित हो जाने पर 10 साल तक की जेल और ड्रग्स का सेवन करने पर 1 साल तक की सजा हो सकती है। यानी रिया चक्रवर्ती हो या फिर उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, अगर आरोप साबित होते हैं तो उनके जेल जाने का लंबा कार्यक्रम शुरू हो सकता है। सुशांत के परिवार के खिलाफ भी अब रिया चक्रवर्ती ने कानूनी दांव चल दिया है। सुशांत को फर्जी प्रिस्क्रिप्शन पर दवाएं देने को लेकर रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस के पास पहुंच गई है। हालांकि सुशांत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने इसे मुंबई पुलिस को सुशांत मामले में शामिल करने की एक चाल बताया है। विकास सिंह की यह भी दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मुंबई पुलिस रिया की शिकायत पर तफ्तीश ही नहीं कर सकती। मेरे सुशांत के फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। रिया ने सुशांत के परिवार से अपनी तलखी पर कभी पर्दा डालने की, और अब पहली बार ऐसा हुआ है जब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को घेरने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया। रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस में गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह कि डिप्रेशन के शिकार सुशांत को बिना जांच के फर्जी प्रिस्क्रिप्शन के जरिए दवा दी गई, जो उनके लिए बहुत घातक था। शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली में रहने वाले डॉक्टर तरुण कुमार ने प्रियंका के कहने पर बिना सुशांत की जांच किए उन्हें डिप्रेशन की दवाएं दी थी, जो कई तरह से कानून का उल्लंघन है। रिया ने शिकायत में यह भी कहा है कि प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले डॉक्टर तरुण कुमार पेशे से कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ऐसे में वो मानसिक रोगों से संबंधित डिप्रेशन की दवा कैसे दे रहे थे? ये मामला तब सामने आया था जब सुशांत के परिवार वालों ने सुशांत की बीमारी को लेकर उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर परिवार को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया था। लेकिन परिवार का ये आरोप रिया ने नकार दिया और कहा कि सुशांत की बीमारी के बारे में परिवार को पूरी जानकारी थी। इसके बाद तो इसकी कड़ी सुशांत की बहन प्रियंका और सुशांत के बीच 8 जून की सुबह 10 बजे हुई इस चैट के जरिए सामने आ गई। इस चैट में लिखा था, सबसे पहले लिब्रियम लो 1 हफ्ते के लिए, फिर नेक्सिटो 10 मिलीग्राम रोजाना एक बार नाश्ते के बाद, साथ में लोनाजेब भी हमेशा अपने पास रखो अगर कभी भी तुम्हें कोई एंजाइटी अटैक हो। ओके सोनू दी, मगर ये दवाएं मुझे बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी नहीं देगा। अच्छा, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। प्रियंका और सुशांत की चैट में आगे लिखा था, बाबू मुझे कॉल करो, मुझे तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन भेजना है। मेरा एक दोस्त यहाँ दिल्ली में मशहूर डॉक्टर है जो तुम्हें मुंबई में भी बेस्ट डॉक्टर से मिलवा सकता है और ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होगा, इसलिए बिल्कुल मत घबराओ। जस्ट कॉल, अटैचमेंट भेजती हूँ। बाबू ये है प्रिस्क्रिप्शन, ये दिल्ली का है मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी पूछे तो कह देना कि ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया था। ओके, थैंक यू सो मच सोना दी। अब इसी चैट को आधार बनाकर रिया ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में रिया ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट
1985 का हवाला दिया है। इसके तहत मानसिक इलाज करा रहे व्यक्ति को दिए जाने वाली दवा की गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप है। रिया ने इस मामले में केस दर्ज करने की मांग की है। आज मेरे हिसाब से इसको डील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्लेंट ही बेबुनियाद है। ये कंप्लेंट पुलिस के पास जा ही नहीं सकती। इसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं है। इसमें क्रिमिनलिटी उनके तरफ से है by misusing the police machinery and getting a false case registered under section 182. जिस समय कोविड का दौर था उस समय टेलीफोन के थ्रू भी इस तरह के पर्चे जा रहे थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने एक और आरोप लगाया है, वो ये कि जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई वो टेलीमेडिसिन एक्ट के खिलाफ हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ NDPS के तहत आती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुशांत केस मामले में अगर कोई केस दायर होता है तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। यानी ये तय है कि रिया की इस शिकायत पर भी सीबीआई ही जांच करेगी। मुंबई से साहिल जोशी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो सुशांत ने सुसाइड किया या फिर उसका मर्डर हुआ, ये वो सवाल है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि सच्चाई हमेशा वो नहीं होती जो दिखाई देती है। क्योंकि गवाह और सबूत झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मरने वाले का शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए अब सीबीआई सुशांत केस की वैज्ञानिक तरीके से भी जांच कर रही है, जिसमें उसका साथ दे रही है देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स की फॉरेंसिक टीम। एम्स की टीम ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाने के बाद अब सुशांत के विसरा की दोबारा जांच करने का फैसला किया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं सुशांत को जहर तो नहीं दिया गया, जैसा सुशांत के परिवार का आरोप है। आखिर क्या होती है विसरा जांच और कैसे यह जांच सुशांत केस में अहम साबित होगी, हमारी ये रिपोर्ट इन्हीं सवालों पर आधारित है। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूंगा, नारियल पानी लूंगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो और साथ में थोड़ा बनाना देना। पूछ रही हूँ और मैं खुद जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ है उन दिनों में। जिस इंसान के दिमाग में आत्महत्या करने के विचार घूम रहे हों, वो इंसान रात में शेक पीता है, सुबह उठता है तो नारियल पानी मांगता है और उसके बाद फांसी लगा लेता है। यही सवाल पूछ रही हूँ और मैं खुद जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ है। यही बात अब सीबीआई के दिमाग में खटक रही है, क्योंकि इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के फॉरेंसिक डॉक्टर्स की टीम एक बार फिर से सुशांत के विसरा की जांच करेगी, जिससे पता चलेगा कि कहीं सुशांत को जहर तो नहीं दिया गया था। बड़ी इसमें जो पूरी जांच में डेवलपमेंट है सुशांत की मौत को लेकर, वो है विसरा रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि डॉक्टरों ने जो सीबीआई को बताया हुआ है उनके मुताबिक वो विसरा रिपोर्ट की जांच उन्होंने शुरू कर दी है। 10 दिन लगेंगे पूरी जांच खत्म करने में और 17 तारीख को ये रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद में ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार सुशांत को क्या जहर दिया गया था या नहीं दिया गया था। सुशांत ने सुसाइड किया या उसे जहर दिया गया, विसरा रिपोर्ट से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसी की मौत हो जाने के बाद अगर पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराती है तो उस दौरान मरने वाले के शरीर से आंत, दिल, किडनी, लिवर जैसे अंगों का सैंपल लिया जाता है, उसे ही विसरा कहा जाता है। विसरा की जांच कर ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि मौत कैसे हुई और मौत की वजह क्या थी। विसरा जांच में मौत का कारण साफ साफ पता चल जाता है। इस जांच में मौत का वक्त, मौत का बताया गया वक्त, शरीर के अंदरूनी अंगों का रंग, नसों की सिकुड़न, पेट में मिलने वाले खाने के अवशेष आदि बहुत अहम होते हैं। सुशांत की विसरा रिपोर्ट से यह पता चलेगा कि सुशांत की मौत का कारण क्या था। सुशांत को किसी तरह का कोई जहर तो नहीं दिया गया, सुशांत को कोई संदिग्ध दवा तो नहीं दी गई थी। विसरा रिपोर्ट को अदालत में बतौर सबूत भी पेश किया जा सकता है। सबसे पहले जो टेस्टिंग होती है उसको बोलते हैं डाइजेशन मेथड। डाइजेशन में जो भी विसरल पार्ट है उसको डीप्रोटीनाइज वगैरह किया जाता है कई सारे केमिकल रिएजेंट से, और उसके बाद उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। उस ड्रग का एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसमें कुछ स्पॉट टेस्ट मींस कलर टेस्ट किए जाते हैं। कलर टेस्ट करने के बाद उसको टीएलसी किया जाता है ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि ये किस ग्रुप का ड्रग है। उसके बाद इसको जो हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि GCMS और LCMS, उस इंस्ट्रूमेंट में इसको डाला जाता है और ये चेक किया जाता है कि ये कौन सा ड्रग है। मींस ड्रग या पॉइजन का जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपका GCMS या फिर
LCMS में किया जाता है। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि सुशांत के 20% विसरा से क्या क्या राज सामने आते हैं, क्योंकि उसके 80% विसरा को जांच के लिए मुंबई पुलिस पहले ही इस्तेमाल कर चुकी है। मुंबई पुलिस की विसरा रिपोर्ट में लिखा है कि सुशांत के शरीर में किसी तरह का कोई जहर नहीं पाया गया, लेकिन सुशांत के पिता तो पहले ही बड़े यकीन के साथ कह चुके हैं कि रिया ने सुशांत को जहर देकर मारा। मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जहाँ से इंसू को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत का परिवार ही नहीं बल्कि सीबीआई को भी शक है कि सुशांत की मौत जहर की वजह से हो सकती है, और इसी शक को दूर करने के लिए एम्स के विशेषज्ञों की टीम अब दोबारा विसरा जांच करेगी, जिसका नतीजा तय करेगा कि सुशांत केस में जांच आत्महत्या के एंगल से होगी या हत्या के एंगल से। पूरे मामले में मुंबई की फोरेंसिक लैब ने सुशांत सिंह राजपूत की 20% विसरा को पहले से ही रिजर्व रखा था, और अब वो 20% विसरा एम्स के डॉक्टर्स के हाथों में सौंप दिया गया है, ताकि इस बात का पता चल पाए कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को जहर दिया गया था या फिर नहीं। कैमरामैन प्रशांत भट्ट के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। सुशांत केस में बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शुरू से अपनी आवाज बुलंद की है, फिर चाहे वो बॉलीवुड में भाई भतीजावाद के खिलाफ आवाज उठाना हो या फिर ड्रग्स के मुद्दे पर खुलकर बोलना। कंगना के इन बेबाक बयानों के चलते वो बॉलीवुड के तो निशाने पर आई ही, कई राजनीतिक पार्टियों से भी उन्होंने टकराव की स्थिति पैदा कर ली, खासकर शिवसेना के नेता संजय राउत से, जिन्होंने कंगना को वापस मुंबई ना लौटने की नसीहत दी थी, जिसके बाद कंगना ने 9 सितंबर को मुंबई आने का चैलेंज दे दिया। संजय राउत और कंगना के बीच छिड़ी इस जंग में अब एक नया ट्विस्ट आ गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया, यानी कंगना को अब मुंबई लौटने के लिए सुरक्षा का एक सियासी कवच मिल गया। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को उनको पीओके में 2 दिन के लिए सरकारी खर्चे से भेजना चाहिए। कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। उसने महाराष्ट्र का अपमान किया है, मुंबई पुलिस का अपमान किया है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रविवार को कंगना ने वीडियो ट्वीट करके ऐलान किया कि वो 9 सितंबर को मुंबई लौट रही हैं, और सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके सुरक्षित मुंबई आगमन का पूरा इंतजाम कर दिया। यानी अब कंगना रनौत वाई श्रेणी की सुरक्षा के साथ 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगी। उनकी सुरक्षा में 24 घंटे 11 जवान तैनात रहेंगे। इनमें 1 या 2 कमांडो और बाकी पुलिसकर्मी शामिल होंगे। कंगना की यह सुरक्षा हिमाचल प्रदेश सरकार के कहने पर दी गई है, लेकिन कंगना को लगता है कि उनको सुरक्षा देकर केंद्र सरकार ने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी प्रकट किया। कंगना को यह भी लगता है कि उनको मिली सुरक्षा से अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल पाएगा। शिवसेना नेता संजय राउत की तरफ था, जिन्होंने कंगना को मनाली से वापस मुंबई न आने की नसीहत दी थी। इसके बाद कंगना ने अपने चिरपरिचित अंदाज में मुंबई आने का चैलेंज स्वीकार किया था। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है, और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? कंगना और संजय राउत के बीच ये जुबानी जंग तब शुरू हुई थी जब सुशांत केस में कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस की आलोचना करनी शुरू की। इसके बाद मुंबई में कंगना के खिलाफ शिव सैनिकों ने प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद कंगना को मुंबई में पीओके वाली फीलिंग आने लगी। उन्होंने मनाली से मुंबई लौटने को अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। उन्होंने डंकी की चोट पर चुनौती दी कि वो मुंबई लौटेंगी, जिसको दम है वो रोक ले। जाहिर है बात बात पर मराठी अस्मिता की फिक्र करने वाली शिवसेना को ये बात चुभनी ही थी। संजय राउत ने तो कंगना को सरकारी खर्चे पर पीओके का 2 दिवसीय दौरा करने का ऑफर भी दे दिया था। एक बार देख लीजिए पीओके क्या है, वहाँ के लोग हिंदुस्तान के बारे में क्या बोलते हैं, उनकी क्या भूमिका है। वहाँ टेररिस्ट कैंप्स है पाकिस्तान के, उसको खदेड़ दिया था हमने। तो आप ये टेररिस्ट के बाजू में बोल रहे हैं या क्या है आपकी
आपकी मानसिकता क्या है? संजय राउत के ऑफर को तो कंगना ने ठुकरा दिया, लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा ऑफर की तो वो इनकार नहीं कर पाई। जाहिर है ये बात शिवसेना को इतनी नापसंद आई कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद को बोलने से रोक नहीं पाए। जुबानी जंग अब सियासी रंग ले चुकी है। उद्धव सरकार तो अभी भी कंगना रनौत को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है और कंगना के मुंबई आने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। के बारे में भी अगर महाराष्ट्र के बारे में वो विरोध में वो बोल रही है तो हमने कहा था कि बाबा ये गलत है, ऐसा मत बोलो, महाराष्ट्र की माफी मांगी जाए, उसको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल रही है। कल दाऊद इब्राहिम के बारे में अगर कुछ हम गलत बोलते हैं कि उसको यहाँ आने नहीं देंगे या वो महाराष्ट्र और मुंबई के खिलाफ कर रहा है, तो शायद दाऊद इब्राहिम को भी एक केंद्र सरकार जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी देगी, ऐसा मुझे लग रहा है। वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद कंगना की मनाली से मुंबई लौटने की टिकट कंफर्म मानी जा रही है, लेकिन जब वो लौटेंगी तो क्या होगा, इसकी झलक शिवसेना और कंगना दोनों के तेवरों में साफ दिखती है। कंगना रनौत अब जब मुंबई लौटेंगी तो उनके साथ वाई कैटेगरी की सुरक्षा होगी। अब आपके मन में यह भी सवाल उठेगा कि ये वाई कैटेगरी की सुरक्षा आखिर होती क्या है। दरअसल खुफिया ब्यूरो की तरफ से सुरक्षा से जुड़े खतरों को देखते हुए देश के वीवीआईपी और अन्य क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षा दी जाती है। भारत में सरकारी सुरक्षा को 4 श्रेणियों में बांटा गया, जो है एक्स, वाई, जेड और जेड+। एक्स कैटेगरी की सुरक्षा सबसे बेसिक सुरक्षा है, जिसमें केवल 2 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। इन्हीं में से एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी पीएसओ की होता है। इसके ऊपर वाई कैटेगरी की सुरक्षा होती है। इसमें कुल 11 जवान शामिल होते हैं जो कंगना रनौत को सुरक्षा दी गई। इसमें 1 या 2 कमांडोज, 2 पीएसओ और बाकी अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल होते हैं। ज्यादातर वीआईपीज को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से वाई कैटेगरी की ही सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। कंगना को भी यही सुरक्षा दी गई। इसके बाद आती है जेड कैटेगरी, जिसमें 22 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। इसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के 4 या 5 कमांडो भी होते हैं। सुरक्षा में 1 एस्कॉर्ट कार शामिल होती है। कमांडोज सब मशीन गन और आधुनिक संचार के साधनों से लैस रहते हैं। इसके अलावा इन्हें मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया जाता है। इनके पास बगैर हथियार के भी लड़ने का अनुभव होता है। और इन सब के बाद सबसे बड़ी सुरक्षा कैटेगरी होती है जेड+ की सुरक्षा कैटेगरी। इस कैटेगरी में 36 सुरक्षा कर्मी लगते हैं। इसमें एनएसजी के भी 10 कमांडोज होते हैं। ये कमांडोज अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इस कैटेगरी में सुरक्षा के 2 घेरे रहते हैं। पहले घेरे की जिम्मेदारी एनएसजी की होती है। इसके बाद दूसरे स्तर पर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के अधिकारी होते हैं। साथ ही आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा में लगाए जाते हैं। जेड+ सुरक्षा आमतौर पर उन्हीं केंद्रीय मंत्रियों या विशिष्ट अतिथियों को दी जाती है जिन्हें आतंकियों से खतरा है। इसके अलावा सुरक्षा की सबसे बड़ी कैटेगरी होती है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी सुरक्षा। यह सुरक्षा प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों को दी जाती है। और आज भारत ने अपने तिब्बती योद्धा नीमा टेंजिंग को अंतिम विदाई दी। वो भारत की उस सीक्रेट फोर्स स्पेशल फ्रंटियर के कमांडो थे जिस फोर्स ने पिछले हफ्ते चीन को पेंगोंग साउथ में सबक सिखाया था। ये भारत और चीन का अंतर है कि चीन अपने शहीद सैनिकों की पहचान तक छुपाता है, उन्हें सैनिक सम्मान भी नहीं देता, जबकि भारत अपनी सीक्रेट फोर्स के सैनिकों को भी सार्वजनिक तौर पर आखिरी विदाई देता है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के हीरो शहीद नीमा टेंजिंग की अंतिम विदाई की तस्वीरों में चीन के लिए बहुत बड़ा संदेश। उन्हें तिरंगे और तिब्बत के झंडे में लपेटकर पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई। इस तिब्बती योद्धा को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना के जवानों के साथ तिब्बती समुदाय के लोग और राम माधव जैसे बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। चीन को आज की ये तस्वीरें बहुत चुभने वाली हैं। लेह में भावनाओं का तूफान आया है। इस तूफान से चीन को डरना चाहिए। भारत माता का तिब्बती बेटा शहीद हुआ है। एक एक तिब्बती का खून खौल रहा है। लेह में भारत माता की जय और तिब्बत देश की जय के नारे लग रहे हैं। भारत माता की जय, तिब्बत देश की जय, तिब्बत देश की जय, तिब्बत देश की जय। ये नारे चीन जरूर सुन रहा होगा, इसका मतलब भी समझ रहा होगा। काला टॉप में भारत तिब्बत की जिस सीक्रेट फोर्स ने चीन को पटका था, उसके शहीद कमांडो की लेह में अंतिम विदाई की तस्वीरें ये भी चीन बार बार देख रहा होगा। हाल ही में शहीद हुए थे जब पेंगोंग लेक के दक्षिणी तट पर हाल ही में एक्शन हुआ था। ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो कि इंडियन आर्मी की एक सीक्रेट फोर्स कहलाई जाती है, उसका हिस्सा थे। और आज यहाँ पर
तिब्बतियन कम्युनिटी से बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देने। इनको ये न सिर्फ तिब्बतियन कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़े हीरो हैं और इनके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बल्कि भारतीय सेना के लिए भी बहुत गर्व की बात है। भारत का यही गर्व चीन का सबसे बड़ा डर है। वो लद्दाख में लड़ने आया था, उसे तिब्बती कमांडोज के सीक्रेट फोर्स ने सबक सिखा दिया। काला टॉप पर चीन की हार इसका सबूत है। लेकिन अब सीक्रेट फोर्स सीक्रेट नहीं रह गया, चीन को इसका भी संदेश मिल गया होगा। एयर फोर्स का नाम ज्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं लिया जाता है, लेकिन शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक्शन में कोई स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का वीर जवान शहीद हुआ और अब इसके बारे में सबको पता चला है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि कैसे इनकी अंतिम श्रद्धांजलि के लिए यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। लेह के इस इलाके में तिब्बती समुदाय का ऐसा कोई नहीं था जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के शहीद कमांडो नीमा तेंजिंग की आखिरी विदाई में ना पहुंचा हो। हर तरफ भारत और तिब्बत के झंडे लहरा रहे थे। तिब्बतियों से चिढ़ने वाले चीन के लिए इससे बड़ा संदेश क्या होगा? भारत माता की जय, तिब्बत देश की जय, तिब्बत देश की जय। शहीद तेंजिंग की अंतिम विदाई में लोग ऐसे बैनर लेकर आए थे। इससे आपको चीन के खिलाफ माहौल समझ में आ जाएगा। एक तरफ चीन पर गुस्सा है, चीन से लड़ने का जज्बा है, दूसरी तरफ भारत माता के लिए मर मिटने का इरादा। जय तिब्बत, जय भारत और जय विकास के नारे लिखे थे। विकास रेजिमेंट जिंदाबाद। विकास उस रेजिमेंट का नाम है, शहीद कमांडो नीमा तेंजिंग जिसका हिस्सा थे। अभिषेक भल्ला, लेह, आज तक। भारत के तिब्बती योद्धाओं से चीन का चिढ़ना तय था। आज चीन के विदेश मंत्रालय के 2 बयान आए। इनमें आप चीन की परेशानी को साफ तौर पर पढ़ सकते हैं। पहला बयान भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स पर आया। इस पर चीन ने कहा कि वो उन देशों का विरोध करता है जो तिब्बत की आजादी की बात करने वाली ताकतों को मदद देते हैं। चीन ने दूसरा बयान अरुणाचल प्रदेश पर दिया और यह कहा कि उसने तो कभी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता ही नहीं दी और वो इसे तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है। इन बयानों का मतलब आप समझ गए होंगे। भारत में जैसे ही तिब्बत की बात होने लगी तो चीन ने परेशान होकर अरुणाचल प्रदेश की बात करना शुरू कर दिया। यानी चीन पर तिब्बत वाली बातों का दबाव अब साफ तौर पर दिख रहा है। और इसी के साथ हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।